कुल मिलाकर के ये है कि हम ये देखते हैं कि देर आर desperate radical elements, Islamist elements. Majority of their leaders, they came from Jamaat Islami. Some of them even came from Ahle Hadith. Ahle Hadith is more radical than Jamaat Islami. कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहते हैं कि जो ज्यादा रेडिकल एलिमेंट थे इन द रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट एलिमेंट, दे आइदर फॉर्म्ड जेएमबी, नियो जेएमबी, एबीटी, और दे फ्लोटेड मॉड्यूल्स लाइक आईएसबीडी। ये मेरा कहना है। तो ये जो आपका ग्रेडेड ट्रांसफॉर्मेशन है, इट्स जस्ट नॉट दैट कि कौन सा एलिमेंट इसको बना रहा है, बट ऑल्सो दैट इन द सोसाइटी हाउ सच काइंड ऑफ लीडरशिप इज कमिंग फ्रॉम द रेडिकल एलिमेंट्स एंड दे आर सब्सक्राइबिंग विद देयर एफिलिएट्स, पैन इस्लामिस्ट एफिलिएट्स। नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा और हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश और वहां के हालात की। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोज कुमार लाल, पूर्व आईपीएस अधिकारी। व्यापक अनुभव है उनका नॉर्थ ईस्ट से डील करने का। आईबी में रहे हैं, दिल्ली पुलिस में रहे हैं, पौंडीचेरी के डीजीपी रहे हैं और राजस्थान पुलिस से उन्होंने अपनी सेवाओं की शुरुआत की थी। हमने इस बातचीत के पहले एपिसोड में उनसे जाना कि बांग्लादेश में जिन ताकतों का अभी उदय हुआ है, पुनरोदय हुआ है, वे वही ताकतें हैं जो कि ये कभी नहीं चाहती थी कि बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बने। और वहां पे जब हमारी बातचीत का पहला एपिसोड का अंत हुआ तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से वहां पर एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो है क्रिएट किया गया और उस वैक्यूम को भरने के लिए कौन कौन सी ताकतें उभर कर सामने आ रही हैं, जिसमें बीएनपी है, बेगम खालिदा जिया की, उनका बेटा, उनके बेटे जो है तारिक रहमान जो है वो वापिस आ रहे हैं बांग्लादेश में 18 साल के निर्वासन के बाद। मनोज सर, हम बात कर रहे थे वैक्यूम के बाद इस वैक्यूम को भरने की जो कोशिश चल रही है, ये जमाते इस्लामी को लेकर बहुत सारे एक कुछ अनऑफिशियल ऑफिशियल किस्म के कुछ सर्वे आए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आज के हालात में इलेक्शन होते हैं तो जमाते इस्लामी को कम से कम 30% वोट मिलने की संभावना है। तो अगर ये बात 12 फरवरी को इलेक्शन होते हैं तो जमाते इस्लामी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल सत्ता में एक पार्टनर के तौर पर आएगी। अगर हम ये माने कि बीएनपी को उनके साथ सत्ता का उसमें सहोदर बनना पड़ेगा, उनको आपस में सत्ता बांटनी पड़ेगी। लेकिन मनोज सर, अब हम इस बात से आगे बढ़ते हैं। ये तो राजनीतिक हालात की बात हो गई, लेकिन राजनीतिक हालात के साथ साथ वहां पर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो हैं उन्होंने भी एक फुटहोल्ड गेन किया है। वो कौन कौन से एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं? आपने जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश की बात की, जिसका नेटवर्क जो है 2014 के बर्दवान ब्लास्ट के बाद जो भारत में उन्होंने बंगाल में जो अपना नेटवर्क बनाया था उसको काफी हद तक तहस नहस कर दिया गया था। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने मिलकर इनका जो उदय है, इनके बारे में आप रोशनी डालिए और हमारे दर्शकों को बताइए कि बांग्लादेश के वहां पर बांग्लादेश में जिस तरीके से इन ताकतों का उदय हो रहा है वो वहां के हालात पर किस कदर असर डालेंगी। रेडिकल इस्लाम है बांग्लादेश में, पॉलिटिकली इसने इस्टेब्लिश किया जमात के रूप में, जो इलेक्शंस भी लड़ती है। इसका छात्र शिविर, इसका स्टूडेंट विंग है। मेन फलक्रम जो टेररिज्म का है दैट कम्स फ्रॉम जमात। जमात वाज ऑलवेज अ पार्टनर ऑफ खालिदा जिया। खालिदा जिया बिना उनके सहयोग के कभी भी पावर में नहीं आई, उन्हीं के सहयोग से आई। छात्र शिविर को उन्होंने हमेशा प्रोटेक्ट किया, जमात इस्लामी को हमेशा प्रोटेक्ट किया। जमात इस्लामी और छात्र शिविर खालिदा जिया की जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये दोनों मिला करके हसीना को मार्जिनलाइज करते थे, तभी जीत पाते थे। और जब जो जमात इस्लामी छात्र शिविर का जो वोट है खालिदा को मिलता था और बाकी वोट के जब स्प्लिट होते थे तो हसीना को उस हिसाब से लोकप्रियता मिलती थी। वो एक
ऑल्टरनेट कह सकते हैं कि दोज टू पॉलिटिकल पावर्स वेयर ऑल्टरनेट। जो टेररिस्ट स्ट्रीक है बांग्लादेश में जो बहुत ही प्रोमिनेंटली आया वो 1979, जब अफगानिस्तान वॉर चल रहा था। वहां पर मुजाहिदीन को इंट्रोड्यूस किया गया था टू ब्रिंग डाउन सोवियट्स। तो तकरीबन 3,000 से ज्यादा बांग्लादेशी वहां पे एज फ्रीडम फाइटर लड़ने के लिए गए थे। बाद में जब टुवर्ड्स 1989 जब वो वहां से फारिग हुए हैं तो बहुत सारे उसमें से लोग लौट के आए। और उस समय हम देखते हैं कि हरकतुल जिहाद जो हुजी का एक है वो बांग्लादेश में आता है। आपको एक छोटा सा मैं दर्शकों से और दर्शकों को ये मैं आपसे चाहूंगा कि आप उनको बताएं कि बांग्लादेश की जो सरकार है उस वक्त उसने क्यों अलाउ किया इन फाइटर्स को, क्यों उन्होंने जाने दिया। आपने 3,000 फाइटर्स की बात की, तब तक शायद उस वक्त हुसैन मोहम्मद इरशाद जो है डिक्टेटर बन चुके थे। तो उन्होंने अलाउ क्यों किया? क्या इस वजह से ये अलाउ किया गया? इरशाद जो है वो पूरी तरीके से अमेरिका पे डिपेंडेंट थे और ये जो मुजाहिदीन की वॉर चल रही थी वो अमेरिका द्वारा प्रायोजित थी और इस वजह से उन्होंने कहा कि ठीक है अगर जाते हैं तो कोई करते ही, या वहां पे ऑलरेडी एक ऐसा तबका था जो कि कट्टर इस्लामिस्ट था और उनको लगता था कि यहाँ पे जिहाद में शामिल होना जायज है। जब आप तालिबान की और अफगानिस्तान की हिस्ट्री देखते हैं वहां पर उस समय की, प्री 79 पोस्ट 7 प्री 79 तो तालिबान नहीं था। मतलब जो एक सोवियत इन्वेजन हुआ था और उसका अपोजिशन शुरू हुआ, नजीबुल्लाह को हमको बाहर करना है, तो मैक्सिमम रिक्रूटमेंट जो हुए थे वो जो अफगानिस्तान के लोग थे रेफ्यूजी बनकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो लोग रह रहे थे, मैक्सिमम जो कह सकते हैं फीडिंग ग्राउंड वहां से था। और ये जब पैन इस्लामिक एक तरीके से अपील आया जिसके सबसे आप कह सकते हैं कि प्रमुख ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी थे, जो वो फैक्शन हुआ तो बहुत सारे लोग गए जो ऑल ओवर वर्ल्ड से गए। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि यूएस का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। यूएस वाज द फंडिंग एजेंसी एंड दे वेर प्रोवाइडिंग दोज काइंड ऑफ टेक्निकल नो हाउ एज वेल एज फाइटिंग इम्प्लीमेंट समथिंग लाइक जो आईडी का इंट्रोडक्शन है अभी का जो रूप आप देखते हैं, ये बेसिकली इम्प्रोवाइज किया हुआ है अमेरिकन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, जो उन्होंने उस समय के मुजाहिदीन को दिए कि आप सोवियत सैनिकों को किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। तो अमेरिकन रोल इज फंडिंग, गिविंग देम वेपन, स्टिंजर वगैरह मिसाइल एटसेट्रा, और एक तरीके से कहिए कि पाकिस्तान को उस हद तक लाना कि पाकिस्तान इन सारे फोर्सेस को कोऑर्डिनेट कर सके, रिसोर्स मुहैया करा सके, मोटिवेट कर सके। मदरसा जो एक्टिव होंगे, जो फीडिंग ग्राउंड होंगे, वो पाकिस्तान में कैसे बनेंगे, कैसे प्रॉपअप होगा, ये एक लंबी चौड़ी थी प्रक्रिया। इरशाद का जो हम मान सकते हैं कि बिकॉज इरशाद जियाउर रहमान से इस्लामाइजेशन को एक ऊपर की कैटेगरी ले गए, मोरलेस हम ये कह सकते हैं कि जो मदरसा का इंट्रेंचमेंट है, सॉलिड इंट्रेंचमेंट है रेडिकल मदरसा का, वो इरशाद के समय हुआ। और ये दोनों लगभग को टर्मिनस है। यदि आप इस समय को देखते हैं तो इरशाद उस समय आए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि the tolerance towards such kind of radical element was such that a lot of Jamaat Islami people जो उनके थे, छात्र शिविर में थे, they preferred to come and join this kind of terrorist organization। ये बहुत सारी स्टडीज हैं जो ये साबित करती हैं कि जमायत इस्लामी में भी दो धड़ा था, रेडिकल तो दोनों थे, बट हम क्या इस तरीके से वेपन उठा करके और एक तरीके से एक जिहादी कल्चर को ला करके हम पूरी सोसाइटी को, पूरी सरकार को हम बाध्य करेंगे, कैसे क्या करेंगे। जो एक वो धड़ा बना, जो टेररिस्ट धड़ा बना, हार्ड लाइनर्स, उसका 79 ऑनवर्ड्स हम लोग को क्लियर कट मिलता है। एंड अप टू टुवर्ड्स द लेट 1990s प्रेजेंस ऑफ जेएमबी हैड कम ऑन द सीन, और 2000 के आसपास से वो काफी एक्टिव हो गए। एंड दैट वाज वेरी डिवास्टेटिंग पीरियड बिटवीन 2000 2005। और एक बार तो करीब 30-40 एक्सप्लोजन एक साथ हुए थे। आई थिंक दैट वाज इन 2005-6।
And that was during Khalida Jia's time, who were supporting them to start with. सर, आप बात कर रहे थे किस तरीके से वहां पर जमाते इस्लामी और दूसरे टेररिस्ट और माफ कीजिएगा, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश और दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जड़ें सींची गई। तो हम No, the main body was JMB. जी JMB was the main body to start with. जी, तो ये 89 में जब जब सोवियत फोर्सेस अफगानिस्तान से चली गई, तो ये जो मुजाहिदीन बांग्लादेशी मुजाहिदीन थे, ये वापिस अपने मुल्क में आए। आप बात कर रहे थे कि किस तरीके से ये वो एक किताब से जमे बने बनाए रिक्रूट्स थे जिन्होंने वहां पे बांग्लादेश में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की जड़ों को और मजबूत किया। नहीं, इसके साथ पाकिस्तान फैक्टर भी था। पाकिस्तान फैक्टर हैज स्टार्टेड ओपनिंग मेनी फ्रंट्स। आप देखिए, पूरा का पूरा हरकत उनका खड़ा किया हुआ है। उस हरकत का प्रेजेंस आपको कश्मीर में भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि कश्मीर वाज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट एवर वाज हैपनिंग ऑन द ईस्टर्न सेक्टर ऑफ इंडिया। जब उनको ये लगा कि हम जम्मू कश्मीर की साइड में सिक्योरिटी फोर्सेज आपको जगह नहीं दे रही है, तो उन्होंने नेपाल और बांग्लादेश का फ्रंट खोला। उस समय बहुत सारे टेररिस्ट नेपाल और बांग्लादेश से आ रहे थे। खास करके 2005 का एक ऐसा साल है जिसमें कि आपको कुकर बॉम्ब एक्सप्लोजन मिलना शुरू होता है, रेलवे पटरियों पे आईडी लगनी शुरू होती है, अयोध्या में एक पूरे व्हीकल को बना करके। ये दीज वेर ऑल द हुजीज हु वेर बेस्ड इन बांग्लादेश एंड दे वेर लॉट मेनी एलिमेंट्स इन नेपाल। So whenever there was favorable dispensation in Bangladesh, ये एक कहावत है ढाका में कि जैसे ही खालिदा जिया की सरकार आती है, वहां की पूरी मिलिट्री, उनका इंटेलिजेंस विंग और एक तरीके से कहिए कि एक वो खुफिया तंत्र जो इन तरह के षड्यंत्रों को करता है, दी से एंड पेनिट्रेशन ऑफ ISI that goes up immediately, suddenly they start controlling them. अभी भी आप देखेंगे तो ISI activity, it will be at the height automatically because they have people inside. They have people inside. They have subverted them. There are lot many elements who basically they volunteer to enroll the idealism of Pakistan army. They speak that language, and that is visible why this army chief doesn't appear to be very strong, because there is a faction which is strongly pro Pakistani. सर, इसके बाद ये जैसे जैसे इनकी जड़ें बढ़ने लगी, लेकिन उसके बाद शेख हसीना सत्ता में आ गई, तो वहां पे माहौल बदला और भारत को मदद मिलने लगी। जो बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतें वहां पे एक्टिव थी, उनको कुचलना शुरू हुआ। और इसके बाद हमने देखा किस तरीके से इन्होंने जब बांग्लादेश में इनको लगा कि इनके लिए मुफीद जमीन नहीं मिल रही है, तो उन्होंने बंगाल के सीमावर्ती जिलों में अपना नेटवर्क बनाया, जिसको हमने 2014 में बर्दवान के एक्सीडेंटल ब्लास्ट के बाद तहस नहस किया। फिर इसके दोबारा से ये किस तरीके से इन्होंने अब दोबारा से इनको कैसे ताकत मिल रही है? एक तारीख आपको याद रखनी पड़ेगी, 2016 की जो गुलशन बेकरी ब्लास्ट हुआ था। दैट वाज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट एंड दैट शोज इवन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द JMB एलिमेंट। दैट वाज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ JMB एलिमेंट, एंड हियर वी स्टार्ट विटनेसिंग a lot many elements subscribing to Al-Qaeda philosophy। और उसके बाद अंसारुल्लाह बांग्लादेश टीम वहां पर आता है, ABT जिसको कहते हैं, और जिसने ये ब्लास्ट किया था 2016 का इस बेकरी में। लोगों का ये मानना है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं बांग्लादेश की, उनका मानना है कि दे वर बेसिकली ISI मॉड्यूल, बट टू डिनाई एनी प्रेजेंस ऑफ ISIS इन बांग्लादेश, उन्होंने इनको कहा कि यह नियो JMB है। तो नियो JMB ABT
and IS element of Bangladesh. They are the new transformation. Very interestingly कि इनके काडर आते कहाँ से हैं? काडर आप देखेंगे कि ज्यादातर लिटरेचर में मिलेगा कि कौमी मदरसा से आते हैं, चाहे वो अहले हदीस के हों, चाहे वो जमायत इस्लामी के हों या हिफाजत इस्लामी के हों. जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है, इट कम्स थ्रू द स्पॉटिंग ऑफ अ वेरी क्लोज नेटवर्क्ड मौलवीज. जब मदरसा में कोई आता है तो उसको सेम काइंड ऑफ टैलेंट स्पॉटिंग एज पाकिस्तान दे डू, देयर तालिबान used to do, and now Jaish Mohammed and LET they do that kind of talent spotting. यहाँ की भी टैलेंट स्पॉटिंग कुछ इसी तरीके की है और फिर उनको भेजते हैं. एक नया चैप्टर खुलता है जब जेएमबी का इंडियन चैप्टर खोला जाता है, जिस खगरागढ़ की बात आप कर रहे थे 2013-14 की बात. वो शुरू में इसलिए था कि दे वांटेड टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री, बॉम्ब फैक्ट्री दिस साइड बिकॉज ऑफ इजी अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सप्लोसिव, एंड दे कुड एस्टैब्लिश देयर हाइडआउट. They were very friendly people. They could keep their presence very secret. Not only that, some of them, they could, settle there. A kind of, आप कह सकते हैं कि उन्होंने रेजिडेंस भी इस्टेब्लिश कर लिया फैक्ट्री के साथ साथ. और उसके बाद वहां से वो धीरे धीरे प्रोलिफरेट करते हुए बहुत सारे स्टेट्स में गए. वेस्ट बंगाल, देन दे वेंट टू तेलंगाना, they went to Karnataka, they went to Tamil Nadu, they even went to Kerala, and their presence was also found in Bihar. So that became the extent, and simultaneously they went towards the northeastern side also in Assam and other northeastern states. So that was a big design. I think that was the internal politics of JMB. कि उनका एक जो मुखिया था वो ये सोचता था कि मैं इंडिपेंडेंस घोषित कर दूंगा, पूरा इंडिया फिर मेरा हो जाएगा, फिर मैं यहां से चलाना शुरू करूंगा. दैट आल्सो वन थियोरी कम्स, राइट. सो कुल मिलाकर के ये है कि हम ये देखते हैं कि देयर आर डेस्परेट रेडिकल एलिमेंट्स, इस्लामिस्ट एलिमेंट्स. मेजॉरिटी ऑफ देयर लीडर्स दे केम फ्रॉम जमायत इस्लामी. सम ऑफ देम इवन केम फ्रॉम अहले हदीस. अहले हदीस इज मोर रेडिकल देन जमायत इस्लामी. कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहते हैं कि जो ज्यादा रेडिकल एलिमेंट थे इन द रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट एलिमेंट, दे आइदर फॉर्म्ड जेएमबी, नियो जेएमबी, एबीटी, और दे फ्लोटेड मॉड्यूल्स लाइक आईएसबीडी. ये मेरा कहना है. तो ये जो आपका ग्रेडेड ट्रांसफॉर्मेशन है, इट्स जस्ट नॉट दैट कि कौन सा एलिमेंट इसको बना रहा है, बट ऑल्सो दैट इन द सोसाइटी how such kind of leadership is coming from the radical elements, and they are subscribing with their affiliates, pan-Islamist affiliates. तो जब हम एबीटी की बात करते हैं और अंसारुल्लाह बांग्लादेश टीम की बात करते हैं, आईसिस बांग्लादेश की बात करते हैं, they are completely pan-Islamist, completely. JMB has a very direct role there. और अभी का जो हम स्टूडेंट का देखते हैं, majority of them are radical, but we cannot say कि इनमें वो टेररिस्ट स्ट्रीक है, because the major difference is that कि whether you are taking that violent path or not. However, the student agitation, they have been seen very violent, doing that kind of arson, killing, everything. But एक जो सीक्रेट ग्रुप बना करके जो एग्जीक्यूट करने की बात है, वो उनमें उतनी नहीं देखी गई है. और जहां तक आपका रिवाइवल का बात है, देयर आर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस कि राजशाही और सिलहेट साइड में बहुत सारे जो रिवराइन हैं, उसमें जो छोटे छोटे आइलैंड है जिसको ये 4 बोलते हैं, उसमें जेएमबी, नियो जेएमबी के ट्रेनिंग कैंप आने शुरू हो गए. एंड देयर एक्टिविटीज अलोंग आवर बॉर्डर हैज इंक्रीज्ड, आल्सो द विजिट्स ऑफ आईएसआई एलिमेंट्स एंड देयर क्लेरिक्स. सर, मैं आपसे जब बात कर रहा था तो ये इनको रिक्रूट्स जो हैं वहां पे जिस तरीके से मदरसे फल फूल रहे हैं और वहां से रिक्रूट्स आ रहे हैं, इनका जमाते इस्लामी के साथ और खासतौर पर जो उसका स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ इनके ताल्लुकात के बारे में प्रकाश डालिए सर. देखिए, उसको ऐसे समझिए कि एक मदरसा चल रहा है, उसमें 100 स्टूडेंट हैं. उसको जमायती इस्लामी का एक मौलवी जो है उसको चला रहा है, जो जमायत इस्लामी से एफिलिएटेड है. यदि हिफाजत इस्लामी से है तो हिफाजत इस्लामी का मौलवी चला रहा है. यदि अहले हदीस का है तो उसको अहले हदीस का मौलवी चला रहा है. फंडिंग वहां से हो रही है. उन 100 लोगों में यदि उनको लगता है कि ये 5 लोग
हमारे टैलेंट स्पॉटिंग है, तो अहले हदीस का भी आदमी उसको उठाएगा, जमायत इस्लामी का भी आदमी उठाएगा, और हिफाजत इस्लामी का आदमी भी उसको उठाएगा, और उसको एक रिलीजियस, मोर फंडामेंटल रिलीजियस इसमें, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि वाई जिहाद इज जस्टिफाइड एंड दैट शुड बिकम द सोल एम ऑफ देयर लाइफ। ये एक रिलीजियस रिक्रूटमेंट है। इसके बाद एलिमेंट आता है कि हु विल ट्रेन देम। तो बहुत बार तो ऐसा पता लगा है कि एलईटी के ट्रेनर वहां जाते थे, उनको ट्रेन करते थे, वो किसी एक ऐसी जगह में हायर करते थे, कुछ ऐसे बिल्डिंग जिसमें कि वो ट्रेन कर सकते हैं इनसाइड, और लोगों को पता न लगे जो ऊंची दीवारों की जो मकान है उसमें, एंड देन दोज पीपल विल बी सेंट टू यू नो कनेक्ट विथ सम अदर दीज काइंड ऑफ मॉड्यूल्स, और उनको ग्राउंड पे उनको फिर ट्रेनिंग दूसरी मिले कि हम ग्राउंड पे उसको एग्जीक्यूट क्या करें। और ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करने का जो एक वो होता था यार्ड स्टिक, कि आप उसको मार के आओ। हम इतना सा आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर या फलाना एक लीडर है, वो यहाँ से यहाँ जाएगा, आप उसका पूरा सर्वेलेंस करिए, आप उसका पूरा रूट पता करिए, आप ये तय करिए कि आप उसको कैसे मारेंगे, आप उसको मारिए और हमें रिपोर्ट करिए कि सारा सब चीज हो गया, एंड देन यू हैव टू मेंटेन द सिक्रेसी। बहुत बार वो पकड़े जाते थे। जब वो पकड़े जाते थे तब पता चलता था कि इनका एमओ क्या है, और इनको ये भी बताया जाता था कि आप कौन कौन से रास्ते से इंडो बांग्लादेश के बॉर्डर को किन किन रास्ते से आप ब्रीच कर सकते हैं, जो जितने रिवराइन वाले हैं जिनको आसानी से ब्रीच किया जा सकता है, उनको पता था। और दूसरी तरफ हमको शेल्टर कैसे मिलेगा, जब शेल्टर मिलेगा तो वहां पे हमको क्या करना है, कौन सी आईडी बनानी है, सिम कैसे लेना है, पैसा कैसे आएगा, सीक्रेट इंफॉर्मेशन कैसे करेंगे, हम किस मदरसे किस मॉस्क में जाएंगे जहां पे हमारा बड़ा अड्डा है, जैसे खगरागढ़ जैसा था, धुलियान उसके आसपास का, या मुर्शिदाबाद और मालदा में खास करके वहां पर, और हम कैसे इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के लिए। रेलवे का क्या सिस्टम है, यदि हम ज्यादा पकड़े जाएंगे तो ज्यादातर समय हम रेलवे पे गुजारेंगे ताकि कोई हमें पकड़ ना सके, क्योंकि जब रेलवे पे चलते हैं, ट्रेन चलती है, तो यह तय कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप उसकी ट्रेलिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेलिंग करते हैं, बहुत मुश्किल होता है ट्रेन को पकड़ना। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे वो अच्छी तरह से जानते थे। देन यू कि हमारे लोग तो केरला में भी बैठे हुए हैं, वहां हमारा जैसे कौसर जो इनका एक मेन लीडर था, वो तो बहुत दिनों तक तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला करीब 2-3 साल तक घूमता रहा, उसका पता नहीं चला। राइट। तो ये इस तरह का उनका होता है। तो इट्स अ टिपिकल कॉपी बुक, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जो एलईटी जैसे मोहम्मद का है, वो यहाँ पे रेप्लिकेशन हो गया है। और ये रेप्लिकेशन इसलिए हुआ कि इसके जो ट्रेनर हैं, वो एक किसी न किसी समय में एलईटी जैसे मोहम्मद के ट्रेनर या कोई दूसरे पाकिस्तान के वहां पर ट्रेन, दैट मीन्स कि देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ दोज पाकिस्तानी एलिमेंट हु गिव देम दैट काइंड ऑफ। द सेकंड थिंग इज कि पूरे बांग्लादेश में देवबंदी पढ़ाई की करेंसी सबसे ज्यादा है। जो देवबंद से डिग्री लेकर के आते हैं, दे गेट maximum salary, their leadership is supposed to be impeccable, and therefore these Devbandi element you find more in JMB, Neo JMB and these kind of terrorist outfits. And उन्होंने अपने फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन खोल रखे हैं कि हम इसको किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। उनका प्रेजेंस है ढाका यूनिवर्सिटी में, राजशाही यूनिवर्सिटी में, उनका टेक्निकल जो है वो रिक्रूट करते हैं, जो बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, वहां से रिक्रूट करते हैं। और इतना ही नहीं, उनका सरोगेट जो है, जो आइडियोलॉजिकल सरोगेट, सम प्रेजेंस हैज बीन फाउंड इन मुर्शिदाबाद। दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। क्या हम ये माने कि बांग्लादेश, जिसे 9/11 के बाद, अमेरिका में हमले के बाद, जब अमेरिका ने अपना लेंस चेंज कर लिया, तो उस वक्त एक आदर्श मुस्लिम देश के तौर पर बांग्लादेश को पेश किया जाता था, और जब स्टेबिलिटी का टाइम था बांग्लादेश में, खासतौर पे शेख हसीना के जो शुरुआती 10 साल थे, वहां पे इस्लामिक जो है तरक्की जो है वो काफी हद तक आगे हुई। और
उस वक्त बोला गया कि अगर मुस्लिम देश होना चाहिए तो बांग्लादेश जैसा। क्या हम ये माने कि इन सब जो हमारी बातचीत है कि बांग्लादेश अब, जो कि ईस्ट पाकिस्तान था और बांग्लादेश बना, अब फिर से वो पाकिस्तान बनने की राह पे चल पड़ा है? तो आपका सवाल है ना, एविडेंस देकर के ये जो मैं कहना चाहता हूं, इस हाइपोथेसिस को सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक वेस्टर्न पावर पावर की फिलॉसफी रही है कि क्रिएट सो मच ऑफ एनार्की एंड अनसर्टेनिटी दैट यू रिमेन रेलेवेंट ऑल द टाइम। आई एम रिपीटिंग इट, यू क्रिएट such an extent of anarchy and uncertainty that you remain relevant all the time. Bangladesh is one of the examples. I give you the second example of Iran, Iraq, Syria, the entire gamut of आप कह सकते हैं कि जिस समय बगदादी का जो राइज हुआ वहां पे आईसीसी स्टेट बना, they also had, and then whether this will be Turkey model or this will be Syria model, whether Russia will be allowed, Russia will not be allowed, whether Arab element will dominate, whether वहां पे भी एक वैक्यूम क्रिएट किया गया अरब स्प्रिंग के जरिए, और उसके बाद वहां पे आईएसआईएस का yes. So बांग्लादेश इज नॉट एन एक्सेप्शन। तो ये एनालॉजी देना, मैं इसको एनालॉजी ही कहता हूं कि डेवलपमेंट मॉडल था हसीना का, डिड नॉट वर्क। इट इज नॉट लाइक दैट। What Hasina's model did not work was her style of leadership, not, the service of the government. The government delivered. मतलब एक समय तो ऐसा था कि हिंदुस्तान के अखबारों में रोज चर्चा यही होती थी कि बांग्लादेश का जो जीडीपी है, इट्स मच मोर देन इंडियन जीडीपी एंड वेदर बांग्लादेश मॉडल इज अ बेटर मॉडल। बहुत चर्चा होती थी। मेरे ख्याल से वो 2021-22 इवन अप टू 23 तक की बात है, जब ये नहीं हुआ था। मतलब इन द रिसेंट टर्म ऑफ हसीना व्हेन शी टुक ओवर, आई थिंक 2023-24 के आसपास वहां इलेक्शन हुआ था। तो कहने का ये मतलब है कि यदि ये बाहर के पावर, मैं तो इसको वेस्टर्न पावर ही मानता हूं, यदि ना हो, नेपाल डिस्टर्ब ना हो, श्रीलंका डिस्टर्ब नहीं हो, माले डिस्टर्ब नहीं हो, बांग्लादेश डिस्टर्ब नहीं हो, पाकिस्तानी बेलिजरेंस नहीं रहे, Afghanistan may be all said and done with this Islamist government under Taliban. Now they are slightly welfare oriented. They mean that we have to do the business. These forces can settle down, but they are being unsettled time and again by many forces. So we have to understand कि जो भी हमें यहाँ, जैसे इंडिया में डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, बंगाल में भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, नेपाल में भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इवन श्रीलंका में डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, पाकिस्तान को हम हाइब्रिड कह सकते हैं, देयर इज नॉट कंप्लीट डेमोक्रेटिक बिकॉज सो मच ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्मी। सो वी हैव टू सी दैट फॉर द रीजनल इंटरेस्ट why we should insulate ourselves from these Western powers and now emerging Chinese power. This is the biggest challenge for the entire region because they are culturally, civilizationally, demographically, religiously, they are so connected. Earlier they used to be the Indian subcontinent. It only after 1947 they have been now separate countries. So 75 years is not that big period which creates so much of difference that you don't have any cultural similarity or any other kind of civilizational similarities. That's the thing. सर, मुद्दे की बात अब ये आपने समझाया पाकिस्तान का पूरा, और हम जो एक एविडेंस के तौर पर अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से फाइटर जेट जो है वो खरीदने की बात चल रही है, 20 फाइटर जेट लेने की बात वहां पे हो रही है, जो कि चाइनीज, पाकिस्तान चाइना के साथ मिलके वो फाइटर जेट्स बनाता है, और बाकी टर्की से ड्रोन लेने की तैयारी कर रहा है बांग्लादेश। तो ये जो एक तो समाज वहां पे एक्सट्रीमिज्म के रास्ते की तरफ बढ़ रहा है, उसके बाद जो है वो सरकार भी जो है वो अपने आप को वेपनाइज कर रही है। इसके आयाम सरकार तो
सरकार उसी के स्ट्रेंथ पे आई है, लेकिन दो चीज हमको मानना चाहिए। इस हम क्वेश्चन को दो पार्ट में बांटते हैं कि जो लोग रेडिकल आपको आज सड़क पे दिखाई दे रहे हैं, they are by their presence. There is a large population who have not come on the street, and they may be the larger population than this, far more larger population than this. जो बांग्लादेश के बड़े क्लोज ऑब्जर्वर्स हैं, जिन्होंने बहुत डिकेट्स वहां बिताए हैं, उनका यह मानना है कि कोई भी आदमी 20 लाख आदमी सड़क पर कभी भी ला सकता है। आपको लगेगा कि बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हो गया। 20 लाख people is not a big number to mobilize in Dhaka. At any given hour you can do it. That happened. What is more worrisome is the collapse of the institution. Within 2 days you find there is no police. Police were butchered, their throats were slit, they were lynched from the police station. Police तो भाग गई वहां, overnight भाग गई. Then army did not intervene the way they could have saved the country. So what we see that complete institutional collapse. The other person comes, he says, I am the prime minister, and he is taken as prime minister by everybody, the entire world, without getting any kind of mandate. ऐसा नहीं कि कोई रेफरेंडम है, कोई बहुत बड़ी सभा हुई, किस हिसाब से आया, किसने उसको अपॉइंट किया, but he is there, even though they have elected president. So we have to see that क्या बांग्लादेश इतना बड़ा बनाना रिपब्लिक है कि एक आदमी के अब्सेंस से पूरी की पूरी गवर्नमेंट मशीनरी, पूरा का पूरा गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन, इंक्लूडिंग द जुडिशियरी, द काइंड ऑफ नाउ द डिसीजंस दे आर टेकिंग, द काइंड ऑफ वर्डिक्ट्स दे आर गिविंग, दे आर कंप्लीटली टोइंग द लाइन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड दीज पीपल हु आर एजिटेटिंग ऑन द स्ट्रीट. ये इट्स अ बिग वरी. दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरा पार्ट है इसका, वो ये है कि हमारे लिए ये मैसेज क्या है, जो पाकिस्तान से इतने एलिमेंट आ रहे हैं, इतना सारा कुछ आ रहा है. तो हमको ये मानना चाहिए कि मेजॉरिटी, साइजेबल सेक्शन of the society, including the politician and those who are in the power, they want to create, with the help of Western power and China, they want to probably उनके दिमाग में है कि something like Pakistan has the army, Pakistan has the air power, they could also have, and they could bargain it, and they could become party, a kind of proxy to these kind of world powers. Whether that happens or doesn't happen, we will come to know only after February 2026, because there may be good number of people who might reject this idea. यदि ये आइडिया रिजेक्ट नहीं होता है तो हमारा प्रॉब्लम परमानेंट है, और यदि रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा से हम कहेंगे कि those radical elements, they have been tamed by the saner elements in Bangladesh. So for us right now is watch with all kind of caution. All said and done, the entire geopolitical environment in the region has completely changed, whether it is maritime, whether it is national security, whether it is internal security, whether it is demography, particularly the adjoining states, whether it is threat of Seven Sisters or threat of Greater Bangladesh, whatever you say, now you have to be very cautious how to deal with them. Not only deal with them, the people in Bangladesh, those particularly who are in the power, but our own people in West Bengal, Tripura, Assam, and other smaller northeastern states. So it's a very grave concern from national security point of view, from our internal demographic anxiety, and also Bay of Bengal से लेकर के पूरा जो आपका इंडोनेशिया और इस तरफ सिंगापुर की तरफ जाता है, ये पूरा का जो मैरीटाइम का ही है, इसकी सिक्योरिटी पे इसका पूरा असर पड़ेगा. ये था मनोज सर के साथ बातचीत का दूसरा एपिसोड, जिसमें हमने बात किया बांग्लादेश में एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के पुनरोदय की, किस तरीके से उनके लिए एक जमीन तैयार हुई है, नई जमीन तैयार हुई है मोहम्मद यूनुस के पैट्रनेज में कहा जाए, और किस तरीके से वहां पे जमाते इस्लामी का पुनरोदय हुआ है, और वो
हमें ये देखना होगा कि फरवरी के जो चुनाव है उसमें जमाते इस्लामी को कितने वोट मिलते हैं, वो सत्ता में उसकी कितनी हिस्सेदारी होती है। ऑल्सो बीएनपी, जी। ऑल्सो बीएनपी। बीएनपी, बिल्कुल। और इस बातचीत का जो तीसरा और अंतिम एपिसोड होगा उसमें हम बात करेंगे इस सब का भारत पे क्या असर पड़ेगा। जो मनोज सर ने अभी बोला कि जो हमारे एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं बांग्लादेश से जुड़े हुए, वहां पे क्या होगा, और जियो स्ट्रेटेजी के लिहाज से नई दिल्ली को किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को कैलिब्रेट करना पड़ेगा, इस बारे में बातचीत होगी तीसरे एपिसोड में। आपके इसमें मैं सिर्फ एक बात जोड़ना चाहता हूं कि प्रेजेंस और absence ऑफ यूनुस आफ्टर द इलेक्शन विल बी ऑल्सो अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर। जी। क्या वो इलेक्शन के बाद कंटिन्यू कर पाएंगे, उनका क्या होगा? हु विल बी द सब्स्टिट्यूट for the kind of role Yunus has played so far in last 1 year or more than 1 year? It is also $1 million question बहुत whether anybody can fill it. वेरी क्रिटिकल, बहुत अहम सवाल। इस सवाल और बाकी और तमाम सवालों के बारे में और व्यापक चर्चा होगी तीसरे एपिसोड में। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर ज्वाइन करने के लिए। Thank you very much.